सॉल्विंग स्पेसिमेन पेपर 2020 पार्ट 4। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग अपने पेपर के सेक्शन ए को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग परसेप्शन। आई एम अमित कुमार एंड दिस इज द 54th ट्यूटोरियल ऑफ आवर वीडियो सीरीज ब्लू जे फॉर 10th। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग आज सेक्शन ए को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट्स में मैंने सेक्शन बी के प्रोग्राम्स क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक को सॉल्व किया है। अगर आपने वो पार्ट अब तक नहीं देखा है तो आप उन पार्ट्स को अभी टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज के पार्ट में हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करने वाले हैं एंड टाइम को थोड़ा बचाने के लिए मैंने यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस को लिख के रखा है। हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये एक्चुअली 10 मार्क्स का है। इसमें 5 पार्ट है। पहला पार्ट है डिफाइन इनकैप्सुलेशन। सो द बाइंडिंग अप ऑफ डेटा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड्स यानी कि बिहेवियर्स इनसाइड अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। तो जब हम डेटा यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेथड को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करते हैं तो उसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और जोड़ सकते हो, इनसाइड अ सिंगल यूनिट एज अ क्लास, तो भी वो सही है। इतना डेफिनेशन भी बिल्कुल सही है। सो द बाइंडिंग अप ऑफ डेटा characteristics and methods यानी behaviors inside a single unit as a class is known as encapsulation. Second question है explain the purpose of using a new keyword in a Java program. Java program में new keyword का क्या purpose है? So the new keyword is used to create space in memory at the time of program execution according to the type specified by it. So new keyword की मदद से हम लोग program execution के समय में memory में space occupy कर सकते हैं and ये न्यू कीवर्ड जितने भी रेफरेंस डेटा टाइप है सबके लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट करने के काम आता है। तो इसमें आप ये चीज़ भी जोड़ सकते हो, स्पेशली फॉर ऑल दी रेफरेंस डेटा टाइप्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर लिटरल्स। सो लिटरल्स आर दोज एंटिटीज हुज वैल्यू डजंट चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। लिटरल्स वो एंटिटीज हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। यहाँ पे आप टाइप ऑफ लिटरल्स भी बता सकते हो, स्पेशली अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो, अदरवाइज आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स। सो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि डिफॉल्ट में कोई कीवर्ड नहीं होता। सो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट आर डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। So defining more than one constructor inside a class with different signatures is known as constructor overloading। यानी एक ही क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करना, एंड जब भी आप ये करेंगे उनके सिग्नेचर्स अलग होंगे। तो एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करना कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी 5 पार्ट है। ये पहला पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो बहुत डिटेलिंग में इसके 2 डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप चाहो दूसरा डिफरेंस जबरदस्ती लिखना तो आप इसके एक एग्जाम्पल को लिख सकते हो। बॉक्सिंग है प्रिमिटिव डेटा टाइप को रेफरेंस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, एंड अनबॉक्सिंग है रेफरेंस डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। हालांकि दोनों ही आज की डेट में ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीराइट द फॉलोइंग कंडीशन विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। इस कंडीशन को बिना लॉजिकल ऑपरेटर के लिखना है। तो कंडीशन आप देख सकते हो, अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है या ए की वैल्यू सी से ज्यादा है तो ए प्रिंट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती बच्चे अक्सर करते हैं, बच्चे इसको मल्टीपल इफ के साथ करते हैं। यानी इफ ए इज ग्रेटर देन बी तब वो ए की वैल्यू प्रिंट करते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन सी तब वो ए की वैल्यू प्रिंट करते हैं। बल्कि ये इफ एल्स इफ के साथ होगा। अब ऐसा क्यों, हम यहाँ पे मल्टीपल इफ क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि एक केस में जहाँ पे ए की वैल्यू बी और सी दोनों से बड़ी होगी तो वो 2 बार ए को प्रिंट करेगा अगर हम मल्टीपल इफ यूज करते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट। यहाँ पे भले ही इफ मतलब अगर ए की वैल्यू बी और सी दोनों से बड़ी है फिर भी वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेगा, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इस कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। इसलिए इसको आप इफ एल्स इफ के साथ करेंगे रैदर देन मल्टीपल इफ। अगले क्वेश्चन में हमको एक लूप दिया हुआ है वाइल ट्रू, एंड एक्चुअली डेफिनेटली एक इन्फिनाइट लूप है। तो आपको सेम लूप फॉर लूप के साथ करना है। तो फॉर के केस में इन्फिनाइट लूप बनता है जब हम लोग उन तीनों पार्ट्स में यानी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग और अपडेशन में कुछ भी पास ना करें, या फिर सिर्फ कंडीशन चेकिंग को स्किप कर दें। मगर हमारे पास कोई वेरिएबल था नहीं जिसको इनिशियलाइज या अपडेट किया गया, तो हम लोगों ने ये वाला सिग्नेचर यूज किया है। एंड डेफिनेटली एक इन्फिनाइट लूप है जो मल्टीपल टाइम्स आस्ट्रिक को प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फंक्शन या मेथड का प्रोटोटाइप लिखना है।
जो दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, एक स्ट्रिंग और एक कैरेक्टर, और रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू। सो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैंने सर्च नाम से एक मेथड बनाया। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये सर्च मेथड का एस स्मॉल होना चाहिए, राइट, एज पर द प्रोटोटाइप, एज पर द क्वेश्चन। सो ये सर्च मेथड है एंड इसके दो पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग str पहला पैरामीटर, कैरेक्टर ch दूसरा पैरामीटर, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दीजिए, टाइप सेम होना चाहिए, एंड रिटर्न टाइप आप देख सकते हैं इंटीजर है। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें डबल इक्वल टू ऑपरेटर और सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर के बीच के डिफरेंसेस को बताना है। सो सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर है। सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, इट रिटर्न्स एंड असाइंस द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड टू अ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो ये राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है, वो एक्सप्रेशन की वैल्यू हो, वेरिएबल की वैल्यू हो, लिटरल की वैल्यू हो, वो उस वैल्यू को रिटर्न करता है और असाइन करता है उस वेरिएबल में जो लेफ्ट हैंड साइड में। जबकि डबल इक्वल टू ऑपरेटर ये कंपेयर करता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू, किसके लिए, इक्वालिटी के लिए। अगर वो दोनों सेम है तो ये रिटर्न करता है ट्रू, अगर अलग है तो रिटर्न करता है फॉल्स। इसका एक डिफरेंस और लिख सकते हो आप कि इक्वल टू ऑपरेटर का रिटर्न टाइप डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू राइट हैंड साइड में है एंड लेफ्ट हैंड साइड में, बट ऑफ कोर्स, एंड डबल इक्वल टू का रिटर्न टाइप हमेशा बूलियन होता है। ओके, सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ना हमारे थर्ड क्वेश्चन में पहला है, स्टेट द नंबर ऑफ बाइट्स एंड बिट्स ऑक्यूपाइड बाय अ कैरेक्टर एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। अब आपको पता है कैरेक्टर डेटा टाइप 2 बाइट स्पेस लेता है। अब अगर एक एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स, तो बाइट्स में होगा 2 into 10 दैट इज 20 बाइट्स, और हमको पता है ईच बाइट कंटेन्स 8 बिट्स। सो बिट्स में होगा 8 इंटू नंबर ऑफ बाइट्स 20 है, सो 8 into 20 दैट इज इक्वल्स टू 160 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के बीच में डिफरेंस। सो बाइनरी सर्च को यूज किया जाता है सॉर्टेड एरे पर, इट कैन बी यूज टू सर्च ओनली सॉर्टेड एरे, मगर लीनियर सर्च को आप किसी भी टाइप के एरे पे यूज कर सकते हैं, सॉर्टेड या अनसॉर्टेड। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसको एरे पे यूज किया जाए, आप इसे किसी भी कलेक्शन पे यूज कर सकते हैं। बाइनरी सर्च का दूसरा डिफरेंस हमने लिखा है कि इट परफॉर्म्स द सर्च विद कंपेरेटिवली। अब जब बोल रहा हूं कंपेरेटिवली, डेफिनेटली हम लीनियर सर्च से कंपेयर कर रहे हैं। सो इट परफॉर्म्स द सर्च विद कंपेरेटिवली लेस नंबर ऑफ कंपैरिजंस, हेंस टेक्स लेस टाइम इन एग्जीक्यूशन। अब ये जो है बहुत कम कंपैरिजन में आपके आउटपुट को देगा, आपके चीज़ को सर्च करेगा, जबकि ये कंपेरेटिवली ज़्यादा कंपैरिजंस करता है, एंड इसी वजह से ये कम समय में एग्जीक्यूट करता है, ये ज़्यादा समय में एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमको आउटपुट बताना है। अब इसमें यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये स्ट्रिंग को प्रिंट किया जा रहा है, एंड यहाँ पे कुछ एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं, जैसे कि \n, \t, सिंगल कोट्स, यहाँ पे भी सिंगल कोट्स। सो इनका आप ध्यान दीजिएगा जब आप आउटपुट को प्रिंट कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट प्रिंट किया है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि जहाँ पे \n था, मैंने वहाँ पे लाइन चेंज किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया है, ठीक है, क्योंकि \n के बाद एक स्पेस है, उसके बाद \t ये टैब स्पेस, एंड उसके बाद सिंगल कोट्स की वजह से यहाँ पे सिंगल कोट्स। तो इन चीज़ों का आप ध्यान देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक एंड सिस्टम डॉट एग्जिट के बीच में डिफरेंस। सो ब्रेक इटरेशन को स्टॉप कर देता है, जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होता है वो करंट इटरेशन को स्टॉप कर देता है, जबकि सिस्टम डॉट एग्जिट हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ही स्टॉप कर देता है। एक डिफरेंस ये है कि ब्रेक एक कीवर्ड है, सिस्टम डॉट एग्जिट एक मेथड है जो सिस्टम क्लास के अंदर डिफाइंड है। नेक्स्ट एक गिवन एक्सप्रेशन है जिसको आपको एक्चुअली जावा के एक्सप्रेशन में लिखना है। ये रहा, अगर आप देखें तो a+b का होल क्यूब डिवाइडेड बाई a-b इन द एब्सोल्यूट सिंबल का होल स्क्वायर रूट। तो इसको लिखने के लिए हम लोग मैथ फंक्शंस का यूज करेंगे। यहाँ देखिए math.pow, ओके, पाव के अंदर a+b, 3, दैट मीन्स हम लोग a+b का होल क्यूब कर रहे हैं। यहाँ math.abs यानी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं a-b का, एंड ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यानी पावर वाला एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहा है एब्सोल्यूट वाले एक्सप्रेशन के साथ, एंड इस टोटल का math.sqrt से हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाला है। सो डेफिनेटली मैथ फंक्शंस अगर आपको याद होंगे तभी इस तरह के एक्सप्रेशंस आप लिख पाएंगे। अगले क्वेश्चन में हमको इवैल्यूएट करना है एक एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात, छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, अगर वो आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमेशा गलत आंसर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप अपने आंसर शीट में राइट हैंड साइड में मेमोरी स्पेस भी बना करके दिखा सकते हो कि उसमें वैल्यू कैसे चेंजेस हो रही हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए m-, यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज किया गया, एंड जब भी ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज होता है बच्चे अक्सर गलत आउटपुट देते हैं।
सो इसको लिखने का सही तरीका क्या है, आप तुरंत इसको एक्सपैंड कीजिए, यानी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को हटाइए, आप m को 2 टाइम लिखेंगे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, एंड जो पूरा एक्सप्रेशन था उसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, यानी राइट साइड का पूरा एक्सप्रेशन एक ब्रैकेट में रहेगा. सो इट विल बी m इज इक्वल्स टू m माइनस एंड राइट साइड का पूरा ऑपरेशन हम एक ब्रैकेट में करेंगे. ओके, अब इसको परफॉर्म करते हैं. यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट या ऑपरेटर या पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा. लकीली यहाँ पे दोनों ही ऑपरेटर प्री इंक्रीमेंट है. एंड जब आप वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड में दिखाएंगे तो इन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ऑपरेशन के साथ वेरिएबल की वैल्यूज को भी चेंज कीजिएगा. ओके, क्लियरली मैं वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ. तो m की जगह पर मैंने 10 पुट किया, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, m की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू 6. ओके, सो m की वैल्यू मैंने 10 पुट की है, 9 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि n 6 है, प्लस प्लस n उसको 7 बना देगा और n की वैल्यू भी 7 हो जाएगी, प्लस फिर प्लस प्लस n 7 बढ़कर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2. अभी अगर हम लोग इन ऑपरेटर्स को देखें जो ब्रैकेट के अंदर है, तो एक मॉड है, एक डिवाइड है, एक प्लस है, राइट. सो हम डेफिनेटली जानते हैं कि डिवाइड और मॉड की प्रायोरिटी पहले है, तो हम पहले डिवाइड या मॉड करेंगे. सो मैंने यहाँ पे डिवाइड पहले किया, सो 8 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 4 एंड 9 मॉड 7 विल गिव यू 2. ओके, सो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 एंड 10 माइनस 6 विल बी 4. सो आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन m की वैल्यू होगी 4 और n की वैल्यू होगी 8. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमको आउटपुट बताना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. ओके, यहाँ पे मैथ के कुछ फंक्शंस यूज किए गए हैं, जैसे math.pow 25,0.5. बच्चे इसको अक्सर गलत समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पाव फंक्शन के अंदर आप डबल वैल्यूज पास कर सकते हो, 0.5 आप पास कर सकते हो. अब बच्चे बोलेंगे कि 25 की पावर 0.5 कैसे कर सकते हैं, तो मैथ्स में आपको पता होगा 0.5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2 एंड 25 की पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25. ओके, तो हम भले ही पावर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं. सो इसका आंसर आएगा 5.0. math.seal 4.2 को सील करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 5.0. 5.0 प्लस 5.0 विल गिव यू 10.0. अगला है math.round 14.7. जब इसको राउंड किया जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू है, ये हो जाएगा 15.0. एंड math.floor 7.9 विल गिव यू 7.0. सो 15.0 प्लस 7.0 विल बी 22.0. सो जी का आंसर आएगा 10.0 एंड 22.0. ओके, नेक्स्ट है हमारा एक स्ट्रिंग फंक्शन ट्रांसपेरेंट डॉट टू लोअर केस. डेफिनेटली सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में हो जाएंगे, वो तो वहाँ पे समझ में आ रहा है. इसी में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कंपेयर टू में आउटपुट हम कैसे बताएं. तो आप यहाँ पे देखिए, ट्रांसपेरेंट को कंपेयर किया गया है ट्रांजिशन के साथ, तो जब तक कैरेक्टर सेम है रिजल्ट तो कंपेरिजन का 0 ही रहेगा. सो ट्रांस तक यानी एस तक कंपेरिजन का रिजल्ट 0 रहेगा, पर जब पी और आई कंपेयर होगा तब आउटपुट अलग आएगा. अब ऐसे कैसे आप गिन सकते हैं, तो आप पी से लेकर आई तक, आई शुड से आई से लेकर पी तक काउंट कीजिए, क्योंकि पी बाद में आएगा. सो आई जे के एल एम एन ओ पी. ओके, सो पी आ रहा है आपकी 8th पोजीशन पर, आई आ रहा है आपका 1st पोजीशन पर. 8 माइनस 1 विल गिव यू 7. सो इस कंपेयर टू का रिजल्ट आएगा 7. आपको जरूरी नहीं है कि पता हो उस कैरेक्टर का ASCII कोड क्या है, राइट. आपको बस ये पता होना चाहिए कि उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में गैपिंग कितनी है. ओके, राइट अ जावा स्टेटमेंट. ओके, इसका आंसर मैं भी आपको दिखाऊंगा. अगला देखिए, राइट अ जावा स्टेटमेंट फॉर रीच टू परफॉर्म. पहले वाले में हमको लास्ट स्पेस की फाइंड एंड डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द लास्ट स्पेस, str स्ट्रिंग में आखिरी स्पेस किस पोजीशन पे हमको वो बताना है. एंड एक्सट्रैक्ट द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग str का सेकेंड कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है. तो अब दोनों को देखिए यहाँ पे. सो जब लास्ट इंडेक्स पता करना है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हमने पैरामीटर में पास किया है स्पेस, और सेकेंड कैरेक्टर गेट करना है तो हमने कैरेट 1 पास किया, क्योंकि कैरेक्टर्स 0 इंडेक्स से काउंट होना शुरू हो रहा है. एंड हमारे थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें टाइप ऑफ एरर. पहला है स्विच, पास किया गया n ग्रेटर देन 2. ये सिंटेक्स एरर है, क्योंकि स्विच के अंदर आप बूलियन एक्सप्रेशन पास नहीं कर सकते, तो ये एक सिंटेक्स एरर है. सेकेंड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 100 डिवाइडेड बाई 0. बच्चे इसको सिंटेक्स एरर लिखते हैं, बट एक्चुअली, और कई बार तो इसको लॉजिकल एरर भी लिखते हैं, बट इट इज़ रन टाइम एरर. आप इसको लिख करके चेक कर लीजिए. कंपाइल करेंगे, कंपाइल होगा, जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तब एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0. सो इसलिए ये रन टाइम एरर है या एक्सेप्शन है. सो हम लोगों ने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को देखा, उसके सोल्यूशन को देखा, एंड मैं आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में जानना है और इस PDF को पढ़ना है तो. सो दोस्तों, ये हमारा BlueJ फॉर 10th का लास्ट ट्यूटोरियल था, एंड इसी के साथ हमारा BlueJ फॉर 10th वीडियो सीरीज ओवर होता है.
जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ मिलूंगा। बेसिकली वो HTML पे है एंड कंप्लीट HTML वीडियो है। उसमें बिगिनर से लेकर के हम लोग एडवांस लेवल तक के HTML टैग्स एंड उनके स्टेटमेंट्स को देखेंगे। एंड 11th एंड 12th क्लास के लिए जो जावा की सीरीज़ आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली 2021 नेक्स्ट ईयर में मार्च तक रिलीज़ होगी। डेफिनेटली इस साल जो बच्चे हैं उनके लिए वो कोई बेनिफिट नहीं कर पाएगा, बट नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए दैट वुड बी बेनिफिशियल एंड दैट वुड बी completely in English as like HTML video series. So now onwards all the video series will be completely in English. So आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। और एक लास्ट मैसेज कि आप लोगों ने बोला था कि एक लाइव सेशन रखना है डाउट क्लियर करने के लिए। सो मैं जनवरी में नेक्स्ट ईयर 2021 में मैं एक लाइव सेशन रख रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट वुड बी द डेट। हम लोग संडे चुनते हैं तो 10th ऑफ जनवरी, राइट। सो 10th ऑफ जनवरी को हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे एट 11 AM। सो आप लोग उसको अटेंड कीजिएगा। आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा, आप वहाँ पर उसको क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से आप लोगों से अगले वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।